एक गर्व के साथ कहती हूँ कि हिंदी मेरी अपनी भाषा है। उनको कविता लिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और हमको कविता सुनना मुश्किल लग रहा है। सोशल मीडिया से हर किसी को अभिव्यक्ति का साधन मिला, हुआ यथार्थ ज्यादातर आत्मकथाओं में आता है। जो टेलीविजन पर विभिन्न चैनलों में जो प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, ये उनकी अपनी सीमा है। नए माध्यमों के अनुरूप लेखन के लिए भी साहित्यकारों को आगे आना होगा। अगर हम अच्छा धारावाहिक की पटकथा लिखेंगे तो हमें अच्छा धारावाहिक टेलीविजन पर मिलेगा। जब आप दुखी हैं उस समय ना लिखें, जब खत्म हो जाए उसके बाद सोच समझ कर लिखें। सीता कमजोर कभी नहीं थी। सीता ने एक सुविधा संपन्न राजघराने में बिना पति के रहना अस्वीकार किया। राम को जो है वो क्षमा नहीं करती हैं। लंकुश की परवरिश कैसी करती हैं? इतनी बढ़िया परवरिश करती हैं कि पूरी राम की सेना को हरा सकते हैं। यदि हम स्त्री वंश की बात करें तो द्रौपदी से बेहतर चरित्र हो नहीं सकता। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार, साहित्य धारा के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे कई एपिसोड्स को बहुत बहुत प्रेम दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत आभार। मैं हूं सुरभि और आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर नीलम राठी। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम अदिति महाविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हैं और कई सारी किताबें, कई सारे शोध पत्र इनके हैं, इसलिए हम बड़ी दूर आए हैं इनसे मिलने के लिए। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है हमारे प्रोग्राम में आके, पहले ये बताइए। धन्यवाद सुरभि, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर, आपके प्रोग्राम से जुड़कर। मैंने आपके पहले जो नारी शक्ति की जो आपकी सीरीज चली उसको भी देखा, तो मुझे आज आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा जो है वो अच्छा लग रहा है। तो मैम, हम हिंदी साहित्य और पत्रकारिता जो है एक साथ ही हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी भाषा की। तो आप बताइए 2 शब्दों में कि हिंदी भाषा के लिए आप कैसा महसूस करती हैं और आपको कितना प्रेम है इससे। देखिए, हिंदी भाषा को मैं बहुत गर्व के साथ अनुभव करती हूँ। ये मेरी भाषा है, मेरी मातृभाषा है, मेरी राष्ट्रभाषा है और संपर्क भाषा है, राजभाषा है। संवैधानिक दृष्टि से यदि मैं कहूँ तो हिंदी हमारी राजभाषा भी है। तो इस दृष्टिकोण से मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। आपने देखा होगा कि हम लोग बीच में अभी पिछले वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो 2-3-4 मुद्दे रखे थे, उसमें ये भी रखा था कि हम विकसित भारत तक कैसे पहुंचेंगे। तो उसमें 5 बातें हैं मुझे लगता है। तो उसमें एक ये भी है कि हम अपनी विरासत पर गर्व करें। बहुत बढ़िया। तो विरासत में हमारी भाषा भी है, हमारे अपने इमारतें, हमारी अपनी परंपराएं, हमारी अपनी संस्कृति। तो जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं, और औपनिवेशिकता से उच्चाटन, औपनिवेशिकता से मुक्ति, तो जब हम अपनी संस्कृति पर, अपनी भाषा पर गर्व करेंगे तो निश्चित बात है कि जो औपनिवेशिक स्थिति है, ये जो औपनिवेशिक भाषा है जैसे अंग्रेजी है, तो हमारा उससे व्यामोह भंग होगा। हम उस व्यामोह से बाहर निकलेंगे। मोह भंग होगा इसलिए कि आप देखिए, आपके पास एक बड़ी लकीर है और एक छोटी लकीर है। अभी तक लोग क्या समझते थे कि हमारी जो इतने सालों की गुलामी के बाद भारतीयों के मन में एक भावना, कुछ लोगों के मन में भावना आ गई थी कि हम गुलाम रहे तो हमारी इसके पीछे कुछ कमजोरियां रही। तो वो अपनी भाषा से बहुत प्रेम नहीं करने लगे थे। अपनी संस्कृति की अपेक्षा पाश्चात्य संस्कृति उनको बेहतर लगती थी। तो जब हम इसीलिए उनको अपनी चीजें, अपनी लाइन छोटी लगती थी। अब जब हम अपनी विरासत पर गर्व करेंगे, अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर, अपने साहित्य पर, अपनी जितनी चीजें हैं, तो निश्चित बात है कि फिर जो पाश्चात्य की जो बड़ी लाइन है वो छोटी लगने लगेगी। क्योंकि जब अपने पर गर्व होगा तो अपने आप को बड़ा महसूस करेंगे। तो ऐसे ही हिंदी, क्योंकि मेरी अपनी राजभाषा है, मेरी अपनी मातृभाषा है, मेरी अपनी राष्ट्रभाषा है, तो इसीलिए मैं वो बड़ी लाइन के साथ, एक गर्व के साथ कहती हूँ कि हिंदी मेरी अपनी भाषा है। वाह, बहुत सुंदर मैम। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि
जिस आपने जो अभी बात कही सांस्कृतिक चीज़ों पे हमें गर्व करना चाहिए, क्योंकि आप अध्यापिका भी हैं, प्रोफेसर के तौर पर काम भी करती है, तो आज के युवाओं में हिंदी कहाँ तक पहुंची हुई है और हिंदी को लेके वो कितने गंभीर है? देखिए, हिंदी या किसी भी भाषा या हम कहें ज्ञान की बात, तो जब हमने सर्व शिक्षा अभियान चलाया और हमने एक नियम लागू किया कि 8th क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करेंगे, तो इसके कुछ अच्छे परिणाम आए और कुछ बुरे परिणाम भी आए। और बुरे परिणाम में ये है कि 8th क्लास तक बहुत सारे बच्चे बहुत गंभीरता से पढ़ते नहीं है और शिक्षकों की ये मजबूरी है कि आप उन्हें फेल कर नहीं सकते हैं। तो क्योंकि अब बहुत सारा ऐसा तबका है जिनके बच्चों को घर पर कोई देखने वाला नहीं है कि वो क्या पढ़ कर आए। शिक्षक अपने जिम्मे कभी कभी वो स्कूल में एब्सेंटीज भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से एक बड़ा तबका बच्चों का ऐसा आया कि जो भाषा के प्रति 8th क्लास तक बहुत गंभीर नहीं है, अचानक 8th क्लास के बाद 9th में आता है तो उसको वो बड़ी चुनौती के रूप में लगती। वाक्य विन्यास, मतलब शुद्धता की दृष्टि से यहीं से एक कमी शुरू हो जाती है। इसलिए जो हम आज देख रहे हैं कि भाषा की मिक्सिंग है, भाषा की मिक्सिंग के पीछे एक ये भी कारण है कि वो शुद्धता की दृष्टि से उस दृष्टिकोण से पढ़ नहीं पाता है। जब उसका अध्ययन और उसका जो कहना चाहिए कि नींव कमजोर हो जाती है, तो इसलिए भी बच्चों को आप देखेंगे कि वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या दूसरी भारतीय भाषाएं हो या वैश्विक कोई भी भाषा हो, तो शुद्धता की दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से बच्चों की मतलब बहुत मैं एकदम 100% नहीं, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में बच्चों में वो शुद्धता का अभाव है, उस ज्ञान की कमी है। व्याकरणिक जो ज्ञान जो होना चाहिए उसका मुझे अभाव लगता है। उसके लिए मतलब क्या आप सुझाव करेंगे, किस तरह से बच्चों तक वो पहुंचाया जाए? मुझे लगता है कि जो एक ये जो पैरामीटर है कि 8th क्लास तक किसी को फेल नहीं करें, इस पे हमें पुनर्विचार करने की जरूरत है। और शुरू से बच्चे की एब्सेंटीज तो ये इसलिए भी लाया गया कि सर्व शिक्षा अभियान में हमें अपना जो शैक्षिक स्तर है उसकी परसेंटेज बढ़ानी थी। ये इसलिए भी लाया गया उस समय, जो जब लाया गया तो इसके पीछे एक दृष्टिकोण ये भी था कि जो बच्चे स्कूल से बहुत ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, उनको रोका जाए कि आप फेल नहीं हो रहे हैं। लेकिन इससे जो कमी, बच्चों की नींव जो कमजोर हुई है, वो एक बड़ा पक्ष है। तो इसको हमें पुनर्विचार इस पर करना चाहिए। और यदि हमें लगता है कि कुछ बच्चे जो किसी भी स्तर पर कहीं कमजोर हैं, तो अगर उनको किसी क्लास में रोक कर 2 महीने या एक उनका ब्रिज कोर्स की तरह कराकर फिर उनको अगले क्लास में प्रमोट कर देना चाहिए। तो इस तरह से हम उस ड्रॉप आउट को रोक सकते हैं कि फेल नहीं करने वाली जो स्थिति है वो भी रहेगी कि भी फेल नहीं करना है, और ये भी रहेगी कि हमने उस बच्चे को 2 महीने जो ब्रिज कोर्स कराकर अगली क्लास के बच्चों के समकक्ष जो है उसको हम ले आए हैं। तो इस स्थिति को थोड़ी चुनौती है, लेकिन इसको हम स्कूली शिक्षा में इस तरीके से एक पुनर्विचार करते हुए लाएं तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर रहेगा। किसी भी कॉलेज में जब स्कूल से बच्चे आते हैं, तो क्योंकि मैं ये सवाल हर एक से करती हूँ, तो हिंदी बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे आपने कहा 8वीं तक एक रहती है, फिर भाषा का स्तर गंभीर हो जाता है, फिर जब हम 12वीं के बाद BA में आते हैं तो फिर हिंदी फिर से अलग हो जाती है। वहाँ हमें लोक भाषाओं का ज़्यादा अधिकतर सामना करना पड़ता है। फिर उसमें अवधि अलग से पढ़ेंगे, जब तुलसी पढ़ेंगे, कबीर पढ़ेंगे, तो अलग अलग रूप में आपको हिंदी मिलती है। तो ये आपको कितना ठीक लगता है? क्योंकि हम करिकुलम के हिसाब से बात करें तो BA करना क्या उन बच्चों के लिए फिर मुश्किल नहीं हो जाता है? इसको थोड़ा सा सरल करना चाहिए या फिर ये जैसा है वैसा ही रहे? देखिए, 8वीं क्लास तक भी जब बच्चे पढ़ते हैं, 8th क्लास तक या 12वीं क्लास तक जो पढ़ते हैं, कबीर वो वहाँ भी पढ़ते हैं, सूरदास वहाँ भी पढ़ते हैं, तुलसीदास के भी कुछ पद चौपाई चाहे कम संख्या में हो वहाँ भी पढ़ते हैं। तो ये जो अवधि का सवाल है या जो लोक भाषाओं का सवाल है, ये एकदम से BA में नहीं आता है। वो उसका विस्तार होता है, उसकी गंभीरता बढ़ती है क्योंकि बच्चा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब BA में आता है तो कई तरह के कोर्स हैं। जो BA प्रोग्राम है उसमें हिंदी को
एक भाषा के रूप में पढ़ता है, और जो हिंदी ऑनर्स है या जो हिंदी अनुशासन है, जिसे हम हिंदी डिसिप्लिन कहते हैं, जो बीए प्रोग्राम के बच्चे अलग अलग 2 डिसिप्लिन लेके, कोई पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कोई हिंदी या किसी भी भाषा को एक साहित्य के रूप में लेकर पढ़ता है, डिसिप्लिन के अनुशासन के रूप में, एक उस तरह के कोर्स है। और फिर एक हिंदी ऑनर्स है जिसमें वो और अधिक विस्तार से पढ़ता है। और अभी जो एनईपी है उसमें एक और चीज का जो अंतर आया वो ये आया है कि अगर वो एक विषय के रूप में किसी भी विषय को लेता है, जैसे किसी भाषा को भी लेता है या किसी को भी, तो वो 2 रूपों में उसको पढ़ सकता है, एक तो मेजर सब्जेक्ट के रूप में और एक माइनर सब्जेक्ट के रूप में। अच्छा। हाँ, तो जो मेजर लेगा उसको माइनर भी लेना होगा। तो इस तरह से, और जो माइनर ले रहा है वो उसको छोटे रूप में पढ़ता है। तो भाषा जब बीए में बच्चा आता है तो वो भाषा का जो विषय है उसको अनुशासन के रूप में भी लेता है, भाषा को एक भाषा के रूप में भी पढ़ता है, और चाहे तो वो ऑनर्स के रूप में भी पढ़ता है। तो उसकी कई कैटेगरी आप बन जाती हैं कि वो कई स्तर पर उसको पढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि आप जो बात कर रही हैं वो ऑनर्स के लिए कर रही हैं। हाँ, तो ऑनर्स के लिए यदि हम बात 12वीं के बाद हम ऑनर्स में जाते हैं तो हिंदी का विस्तार बहुत बड़ा है। एकदम से ऑनर्स में जाना बच्चों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो लोक भाषाओं से उनका संपर्क होता नहीं है, पहले बहुत कम स्तर पर होता है। तो एकदम से आप जब जाते हैं तो उन बच्चों को कैसे आसान, उनके लिए आसान क्या है, किस तरह से उसको पढ़ा जाए, क्या अच्छी सुझाव आप क्या अच्छे देना चाहेंगे? ऑनर्स में अक्सर वो बच्चे आते हैं जो हिंदी इलेक्टिव पढ़कर आते हैं 12वीं क्लास तक, तो वो बाकी बच्चों से थोड़ी सी अधिक हिंदी पढ़कर आते हैं इलेक्टिव के रूप में। तो इसलिए उनको वो उसके विस्तार के रूप में ही लगता है। और हिंदी की जो अलग कहानी जो वो वहाँ छोटे रूप में पढ़ के आया, कोई एक कहानी, कोई एक छोटी सी कविता, कोई एक कवि, इस तरह से, तो वो वहाँ पूरा एक विषय के रूप में मिलता है। और जब मैंने भी इसको पढ़ा था ऑनर्स, मैंने भी ऑनर्स किया था, और जब मैं 12वीं के बाद एकदम बीए में आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें एक चुनौती नहीं लगी थी कि भाषा का एकदम बहुत विस्तार हो गया है, या भाषा लोक भाषाओं के कई पक्ष लोक भाषाओं के आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि उस समय जितना मैंने बीए में पढ़ा था उतना मैंने उसके बाद कभी नहीं पढ़ा। सही बात। उस समय मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था। और हमारे बीए में आने के बाद टीचर्स की स्ट्राइक हो गई थी, कुछ दिन लंबी चली थी और स्ट्राइक लगभग महीना भर। तो उस दौरान मैंने लाइब्रेरी में जितने उपन्यास पढ़ डाले थे, जितनी कहानियां पढ़ डाली थी, वो मैंने बाद तक भी उतनी नहीं पढ़ी। और आज भी मैं याद करती हूँ कि उसमें मैंने कितना पढ़ा था। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो विस्तार भी छात्रों को अच्छा लगता है। और कई बार मैं उन छात्रों से एक शिक्षक के नाते भी जैसे बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो कुछ चुनौती नहीं है, वो बच्चा उसको बहुत सहज रूप में लेता है। हाँ। और शिक्षक जितने अच्छे मिले, हाँ, उसपे भी है, उसमें और रुचि लेते हैं। एक विषय हमारे बीए में था काव्य शास्त्र। वो शास्त्र है तो कठिन है ही बाकी की अपेक्षा। जैसे कहानी का पेपर था, या उपन्यास था, या नाटक के पेपर थे, या जो कवि थे उनको भी हम पढ़ते थे। लेकिन एक टीचर हमारी उस समय आई जो काव्य शास्त्र पढ़ाती थी, लेकिन उनके पढ़ाने का ढंग इतना रोचक था कि आप बताएं, आपको मैं बताऊं कि मैंने बीए पढ़ते पढ़ते ये सोचा था कि मैं काव्य शास्त्र में एमए करूं, जो कि बहुत कठिन विषय था। लेकिन मतलब डिपेंड करता है कि आपको शिक्षक कैसा मिला और वो कितनी रोचकता के साथ आपको पढ़ाता है, कितने अच्छे उदाहरण देकर वो हमें कराया करती थी। और मुझे उस समय उनके पेपर में सबसे अधिक मार्क्स भी मेरे आए थे। तो इसलिए मुझे कभी ये नहीं लगा। और एमए में भी जब हम आए और हमें विकल्प के लिए एक पेपर पढ़ने को मिला और वो हमें चूज करना था, तो जो मैंने पहले बीए में जब मैं ये सोच के गई थी कि मैं एमए में काव्य शास्त्र विषय लेकर, स्पेशल विषय लेकर पढ़ूंगी, तो मेरा विषय बदल गया। क्योंकि एमए में जो टीचर मिले वो मुझे दूसरे नाटक और रंगमंच के जो मेरे शिक्षक थे वो मुझे बहुत, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद था। तो जब विकल्प की बारी आई तो एमए में मैंने नाटक और रंगमंच विकल्प लिया। तो शिक्षकों की भूमिका भी विषय चयन में और बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए मैम कि हिंदी साहित्य जो है कितना
कितना गंभीर रूप से आप बच्चों में देखती है साहित्य पढ़ना। मैं भाषा की बात नहीं कर रही हूँ इस वक्त, मैं साहित्य पढ़ने की बात कर रही हूँ कि कितने युवा है जो साहित्य बहुत रोचक रूप से पढ़ते हैं और डिफरेंट अलग अलग जॉनर के साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं। दूसरा सवाल इसी के साथ जोड़ूंगी कि जो कवि, हिंदी के कवि हैं, उनका कहना ये है कि गद्य लिखना आसान है ना, और वो ये कहते हैं कि कविता लिखना और कविता में टिकना सबसे ज्यादा कठिन है। तो ये दोनों सवाल के उत्तर आप एक साथ मत दीजिएगा, अलग अलग दीजिएगा। मेरा सवाल ठीक है ठीक है। अब ये जो चुनौती जो हिंदी की कवि है, जो ये जयशंकर प्रसाद के समय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी जिनके कुछ एक्सपायर हो गए, अभी जिंदा भी थे कुछ लोग, पद्मा सचदेव के एरा की मैं बात करती हूँ, बलदेव वंशी, पद्मा सचदेव जी, ये लोग जो है, तो इनका कहना हमेशा यही रहा है कि कविता कठिन है और कहानी लिखना, नाटक लिखना आसान है। तो ये दोनों सवाल के आप मुझे जवाब देखिए। पहला आपका प्रश्न था कि छात्र जो है वो साहित्य को कितने रोचकता से पढ़ते हैं। अगर हम ये देखें कि जैसे पहले उपन्यास पढ़ते थे कि घरों में भी उपन्यास किराए पे ला के लोग पढ़ते थे, और ऐसा भी बहुत सारा साहित्य था, कहानी की पुस्तकें, चित्र कथाएं जो बच्चे दुकान से किराए पर लाते थे और पढ़ते थे। हमने वो जमाना भी देखा। आज वैसी स्थिति नहीं है। तो साहित्य में क्योंकि रूप बदल रहे हैं, उस युग में हम ऐसे, आप और हम इस तरह से बैठकर बात करेंगे और जो हमारी बातचीत है वो पूरे मतलब वायरल हो जाएगी, ये कल्पना भी नहीं थी ना। तो तब उपन्यास पढ़ते थे, तब चित्र कथाएं पढ़ते थे। तो अब के जो साहित्यकार दिख रहे हैं, उनको युवा पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। और आज बहुत सारी बुक्स जो है वो ऑडियो बुक्स भी आ रही हैं, तो मतलब साहित्य के फॉर्म भी बदल गए। तो उस फॉर्म के अनुसार हम कई बार जो है, आप देखिए कि रेडियो में कहानी, अनु कपूर और कई लोग बहुत अच्छी कहानियां रेडियो में सुना रहे हैं। तो इस तरह से वो फॉर्म में परिवर्तन के साथ छात्र जो है वो सुनना भी पसंद कर रहे हैं। हाँ, ये निश्चित बात है कि आज छात्र उस तरह से उपन्यास या कहानियों की पुस्तकें ले जाकर घर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी चलाते हुए FM पर सुन रहे हैं। अच्छा, मतलब फॉर्म्स में स्टाइल चेंज हुआ, लेकिन सुन अभी भी रहे हैं। तो आपको उनके ही रूप में उन तक पहुंचना होगा। इतने सारे माध्यम आ गए हैं सोशल मीडिया के, आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप पॉडकास्ट भी है ना, FM तो है ही रेडियो के रूप में, टेलीविजन धारावाहिक है, तो वो भी तो धारावाहिक भी क्या है, वही तो साहित्य का रूप है बदला हुआ। तो बहुत सारे तो साहित्य की कृतियों पर आधारित भी धारावाहिक रहे, और जो नए भी लिखे जा रहे हैं उनमें भी तो साहित्य है। तो साहित्य को एक उपन्यास ही ना हम माने, अब नए फॉर्म में भी तो साहित्य आ रहा है, तो उसको तो आज का युवा ही देख रहा है ना। जो आज का साहित्य है। अभी दूसरा प्रश्न आपका रह गया। दूसरा आपका प्रश्न था? मेरा प्रश्न ये था कि जो कवि हैं, उनका कई कवि ऐसे हैं जो ये कहते हैं बिल्कुल कि गद्य लिखना आसान है और पद्य लिखना मुश्किल है। क्योंकि आप प्रोफेसर हैं तो आप बेहतर इसको बता पाएंगे। जी देखिए, बात ये है कि ये चुनौती तो है, लेकिन गद्य की भाषा भी तो पद्य में होती है, जिसमें हम बिल्कुल लिरिक की तरह पढ़ जाते हैं। आज भी हम महादेवी को पढ़ें कि गद्य को पढ़ें, आज भी हम निराला की कई कृतियां ऐसी हैं, जयंत को पढ़ें, आगे की जो गद्य है उसको अगर हम पढ़ें तो कवि मन तो उसमें गद्य में भी है और भाषा भी है, और वही भाषा हमें ज्यादा रोचक लगती है जो गद्य में भी पद्य आ जाए। और पद्य की बात तो है कि आज जो पद्य के जो अनुशासन थे, जो छंद मुक्त कविता की बात ले आए, क्योंकि वो वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि वो समय की मांग नहीं, वो कवियों की अपनी एक सीमा है। क्योंकि आज आप देखिए जितने सारे कवि हैं, कवि मंचीय जो कवि थे, और जिसमें पूरी पूरी रात लाल किले पर कवि सम्मेलन हम लोगों ने सुना, अब वो बात नहीं है, क्योंकि अब वो काव्य भी वैसा नहीं है। आज भी जब हम कविता का उदाहरण देते तो हमें रामधारी सिंह दिनकर ही याद आते हैं, और वो हमें याद भी रहते हैं।
और आज के कवि से कहो कि आज कवि सम्मेलन है, अचानक आप आ गए तो बहुत अच्छा है, आप जरा ये कविता आपकी भी हो जाए, तो वो क्या कहेगा, आज मैं डायरी नहीं लाया। वो तो इसको खुद को अपनी लिखी कविता याद नहीं है। सही बात है। तो ये तो कवि की सीमा हुई ना। तो कवि की अपनी सीमा है। अगर अभी वो जो हमें कहना है चाहिए, जैसे दोहों की बात थी, तो पहले काव्य उस तरह से भी रचा जाता था, ये लंबी लंबी कविताएं भी थी, और वो पूरी पूरी एकल काव्य मंच पर एकल काव्य पाठ होता था, और एक ही कवि को हम कई घंटे सुन सकेंगे। और वो कोई किताब लेकर थोड़ी या डायरी लेकर थोड़ी कविता पाठ करते थे, वो सब स्मृति से करते थे और हम सुनते थे। तो कवि की भी स्मृति कम हो गई है, कवियों में भी वो कविता का अनुशासन नहीं रहा है जो अभ्यास की आवश्यकता है काव्य लेखन के लिए। उस अभ्यास की कमी मुझे लगता है कि कवियों में आ गई है, इसीलिए उनको कविता लिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और हमको कविता सुनना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ना उनको याद है अपनी लिखी कविता और ना हमें याद रहती है उसके बाद सुनने के बाद उनकी कविता, क्योंकि वो भी डायरी में से देखकर पढ़ते हैं। तो फिर हम जो श्रोता वर्ग है वो क्या कहेंगे। जो आजकल का मीडिया है, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, वो कितना खतरनाक है भाषा के स्तर पे। और जो आपने कहा कि कविताओं में कमी आ गई है, क्या यही कारण है कि सोशल मीडिया के कारण आप जल्दी जल्दी से छपाई की आपको जो एक लत लग जाती है, इस कारण कि लोग शायरी सीखने से पहले ही कवि बन जाते हैं? क्या ऐसा? देखिए, सोशल मीडिया आने के बाद कुछ तो दुर्ग टूटे जो बहुत आवश्यक भी था, क्योंकि अभी तक केवल संपादक जो थे वही सर्वे सर्वा थे, जिसका मन किया उसको बड़ा कवि बना दिया, उसकी कविताएं आप लगातार छाप रहे हैं, संशोधन भी कर देते थे, और जिसको रिजेक्ट किया तो वो रिजेक्ट ही हो गए। तो वो जो रिजेक्शन वाला वो जो दुर्ग था संपादक का, वो टूटा सोशल मीडिया से। हर किसी को अभिव्यक्ति का साधन मिला जो बहुत जरूरी भी था, लेकिन जो एक गेटकीपर की भूमिका थी संपादक की, उसके समाप्त होने से नुकसान भी बहुत हुआ। और नुकसान ये हुआ कि किसी को भी अगर 2 लाइन उसने लिखी वो डाल दी और उसके अपने व्यूअर है, अपने यार दोस्तों ने वाह कर दी, तो उसे लगा सच में बहुत अच्छा है। लेकिन पहले आपने क्या लिखा उस पर विचार होता था। संपादक भी ये नहीं, वो कुछ संपादक इस तरह से भी, संपादक ये देखता था कि जो आपने लिखा है वो समाज के कितने भले के लिए, क्योंकि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन एक नागरिक का जो कर्तव्य बोध है उससे आप बच नहीं सकते हैं साहित्यकार होने के नाते। आपके लेखन का दूरगामी प्रभाव होगा। सदियों के बाद भी आज भी हम रामायण की एक पंक्ति उठाकर तुलसीदास को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, तो आप और हम कौन है? जब कई सदियों बाद में हमारी कविता या हमारी कहानी, हमारे लेखन पर विचार होगा हमारे बाद में, तो जो हमने लिखा उस पर हम कटघरे में क्यों नहीं खड़े होंगे? बिल्कुल सही बात। तो इसलिए जब पहले लिखा जाता था, आप बात देखिए कि बौद्ध संगीतियां होती थी या तमिल संगम, बहुत उदाहरण है हमारे पास ऐसे कि जितने भी पुराण लिखे गए नैमिषारण्य में बैठकर लिखे गए, तो किसी न किसी गुरु की शागिर्दी में लिखे जाते थे। उसका कारण ये था कि आप जो लिख रहे हैं उसमें भाषा का अनुशासन है कि नहीं, उसमें साहित्य की उस पर्टिकुलर विधा के लिए जो पैरामीटर है वो अनुशासन उसमें है या नहीं, और सबसे बड़ी बात आपके लेखन का समाज पर क्या प्रभाव होगा, इस पर भी उसमें विचार होता था। वो 2 पंक्तियां जो समाज में आग लगा दें आपकी अभिव्यक्ति का साधन नहीं हो सकती, क्योंकि आपका लेखन समाज की आपकी ही अभिव्यक्ति नहीं है। वो समाज के बीच में अगर जा रहा है तो वो समाज को क्या देगा, इस पर हमें उसमें डालने से पहले विचार करना चाहिए। क्योंकि हमें हमारी अभिव्यक्ति तब तक हमारी अभिव्यक्ति है जब तक कि उसका दूसरों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और अगर प्रभाव पड़ रहा है तो वो प्रभाव कैसा होगा
इस पर हमें उसे समाज में डालने से पहले सोचना चाहिए, समाज के बीच में ले जाने से पहले सोचना चाहिए। हमारा लेखन किसी की प्रेरणा बनेगा, हमारा लेखन किसी को प्रबुद्ध बनाएगा, हमारा लेखन किसी को ज्ञान देगा, हमारा लेखन किसी में आत्मविश्वास जगाएगा, या हमारा लेखन किसी की नकारात्मक सोच का कारण तो नहीं बनेगा। हमें इस पर समाज में अपने लेखन को डालने से पहले सोचना चाहिए। उस सोशल मीडिया के आने के बाद मुझे लगता है इस दायित्व बोध में बहुत बड़ा अंतर आया है, बहुत बड़ी कमी आई है। मैम, स्टूडेंट्स क्योंकि आपके पास आते ही होंगे, कभी कभी आपके पास कविताएं लेके भी आते ही होंगे। कई जगह पे हिंदी पढ़ाने पे मैंने भी अनुभव किया कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा संपादन अपनी कविताओं में, अपनी लेखनी में नहीं चाहते। एक बच्ची मेरे पास आई तो उसने कविता लिखी हुई थी, तो जब मैंने संपादन करना शुरू किया तो उसे बोले रुके हम इतना ज़्यादा एडिट मत करिए। अब ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सुझाव देंगे कि क्या ये अच्छी बात है उनके लिए, ये उनके लिए एक शिक्षा और ज्ञान के रूप में आगे चल के उनके काम आ सकता है? तो एक छोटा सा सुझाव इस पर दिए कि आप अध्यापिका हैं। हाँ, मैंने ना इसी के साथ 2-3 ऐसे अनुभव हुए और एक दो वक्त मैं और बताऊंगी। क्या है कि कुछ ऐसे बच्चे आते हैं, पहले हम उनको किस तरह से डील करते हैं इस पे बहुत इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण रहता है। ये हम क्लास में उनको बताते हैं कि भाई ये जो टेक्स्ट पढ़ाते हैं तो पढ़ाती है, लेकिन कॉलेज की एक पत्रिका भी निकलती है, बीच बीच में कुछ प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तब हम उनको कहते हैं कि आप लिखिए और आप हमें दिखाइए, फिर अगर कुछ संशोधन होता है तो हम उसमें करेंगे, उसके बाद आपकी और अधिक बेहतर बनेगी। और कभी कभी तो हमारे तो वो ऐसे भी होते थे कि वो फाड़ के फेंक देते थे, दोबारा लिखो, ये किसी लायक नहीं। लेकिन उतना हम नहीं करते, हम उसमें उनको संशोधन करते हैं। ऐसी अभी तक, क्योंकि मैं शुरुआत ही यहाँ से करती हूँ कि आप थोड़ा लिखिए, दिखाइए, फिर उसमें जो उचित संशोधन होगा वो मैं करूँगी, फिर आपकी और बेहतर बनेगी। तो इस तरह की समस्या मेरे सामने नहीं आई कि उन्होंने कहा हो कि नहीं वो अधिक मत बदलिए, क्योंकि मैं भूमिका पहले बना देती हूँ, पृष्ठभूमि तैयार कर देती हूँ कि वो ये मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, इसमें संशोधन होगा ही होगा। और फिर क्योंकि प्रतियोगिता में उन्हें भेजनी होती है, और जब प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो वो चाहते हैं कि हमारी में वो अपेक्षित संशोधन हो जाए, जिससे कि हमारी भी प्रतियोगिता के लायक हो जाए। तो इसलिए भी इस तरह की समस्या मेरे सामने नहीं आई। एक और बात ये हुई, एक उदाहरण मैं आपको अपनी लाइफ से देना चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही घूमने के लिए गई थी कुल्लू मनाली। वहां से हमें आगे जाना था रोहतांग, और तभी मेरे कुछ साहित्यकार मित्र मिले और उन्होंने कहा कि वो आगे किलोंग जा रहे हैं, लाहौल स्पीति, जो कि रिमोट एरिया है हिमाचल का, जिसमें 6 महीने बर्फ रहती है और 6 महीने नहीं रहती है। और जब बर्फ रहती है तो रोहतांग पास बंद हो जाता है, तो लिहाजा उनका इधर की दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। जब हमने कहा कि ठीक है, हम भी क्योंकि उसी तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ना एक साहित्यिक गोष्ठी आयोजित करेंगे वहाँ पे, आप भी आइएगा। और एनबीटी के भी कुछ लोग थे जो कि वहाँ पे उनको कुछ पुस्तकें वितरित करनी थी छात्रों के बीच में, तो उस कार्यक्रम में उन्होंने हमें भी बुला लिया। हम गए, तो हमने कहा कि तुम्हें पुस्तकें वितरित तो करनी है, तो मैंने उनको थोड़ा बीच में वहाँ गई तो सुझाव दिए थे, पहले हम इसको थोड़ा सा रूप बदलेंगे और 2 दिन हमें वहाँ रहना है, और स्कूल के छात्रों के बीच में भी तो हम लोग एक छोटी सी प्रतियोगिता करते हैं। उसके बाद क्योंकि पुस्तकें तो वितरित कर रही है, तो उन फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को भी पुस्तकें हमें देनी है, तो उनको थोड़ी इस तरह से देनी ही है, तो इसको एक रूप बदल देते हैं। तो हमने पहले दिन एक वर्कशॉप की और छात्रों को ऐसे भी प्रेरित किया कि वो कुछ लिखे। ये उस जगह की बात है किलोंग की, हिमाचल में, जो कि काफी एक रिमोट एरिया नहीं आता है। तो छोटे स्कूल, सरकारी स्कूल के बच्चे थे। हमने कहा कि आप सोचिए, आपके आसपास आपको लोग, किसी ने वहाँ के देवता या इस तरह की भाषा पर, आप उस पर जिस पर जो लगता है वो लिखें। अगले दिन आपको लिखना है। पहले दिन हमने उनकी कार्यशाला की, फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने लिखा, और सचमुच में बच्चे खुद ही से उन्होंने लिखा 1 घंटा। फिर हमने वहीं पर उसको चेक किया, प्रतियोगिता का परिणाम निकाला, और फिर वो पुस्तकें उनको दी। तो मुझे लगा, और वहाँ पर भी बच्चे इतने खुश हुए उस क्षेत्र में
कि उनको पुस्तकें तो मिली, उनको पुस्तकें तो मिलनी ही थी, लेकिन एक उनके मन में एक लिखने की भाव जगा। और जो वहाँ के लोक देवता थे उनके बारे में बच्चों ने लिखा, वहाँ की कुछ कुछ जो कहावतें थी उनके बारे में लिखा। मतलब ये समझिए कि हिमाचल के क्षेत्र की संस्कृति उनकी रचनाओं में आई बच्चों की। और मुझे लगता है कि जो उनके मन में जो खलबली उस दिन मच गई थी, एक लेखन की जो लो जल गई थी, वो बहुत आगे तक जाएगी। जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जी का, पता नहीं मैं शायद सही हूँ, एक किस्सा हमने सुना था जब हम पढ़ते थे। वो ये था कि प्रेमचंद जी ने जयशंकर प्रसाद जी को कहा कि तुम अपना दुख, अपना कष्ट कभी अपनी कविताओं में लिख के दिखाओ। तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि अगर मैं अपना दुख और अपना कष्ट अपनी कविताओं में, अपनी लेखनी में लाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, ये उनके लिए हास्यास्पद होगा, और मैं अपना दुख नहीं बेचूंगा, वो मेरा अपना दुख है, वो मेरे लिए सही है। तो लिखने के समय अपना कष्ट, अपना दुख किताबों में लाना, पब्लिकली लाना कितना आपको लगता है कितना सही है, कितना लगता है? अपने अनुभव जरूर ला सकते हैं, लेकिन अपना जो निजी दुख आपके साथ चलता है, निजी कष्ट है, कितना सही है उसको बाहर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? देखिए, वो मतलब भारतीय जो अवधारणा है वो ट्रेजेडी के खिलाफ है, साहित्यिक अवधारणा। जो पाश्चात्य अवधारणा है वो ट्रेजेडी के पक्ष में है। लेकिन जो जहाँ तक जब भारतीय अवधारणा है ये कहती है कि आपके जिस भी दुख को कष्ट हुए, वो भी आपकी जो भी आप बात विचार अपने साहित्य में लाना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि एकदम नहीं लिखो, उसको परिष्कार करें। जब आप दुखी हैं उस समय ना लिखें, जब खत्म हो जाए उसके बाद सोच समझ कर लिखें। तो भारतीय जो साहित्य है वो एकदम भावों के उच्छलन पर जोर नहीं देता, ना उसको सही मानता है। जो भारतीय अवधारणा है वो उन भावों में परिष्कार के साथ लाने देना चाहता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, क्योंकि साहित्य का समाज पर प्रभाव दूर तक पड़ता है। यही कारण है कि हम अपना दुख भी किसी कैरेक्टर के माध्यम से ला सकते हैं। बहुत सारे चरित्र साहित्य में इस तरह से आते हैं कि हर एक साहित्य में एक ऐसा चरित्र भी हम दे सकते हैं कि जो हमारे जो कष्ट है या संघर्ष है, दुख तो ना कहें, जो संघर्ष है इनको उस कैरेक्टर के माध्यम से वाणी मिले, हमारे नहीं। क्योंकि जो हमारे संघर्ष है, ऐसे समाज में कई चरित्रों के संघर्ष होते हैं और वो संघर्ष समाज को क्या प्रेरणा देने वाला है, उस तरीके से हम उसमें ला सकते हैं। लेकिन वो सीधे सीधे ये कहें कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो हमने क्या दिया? जहाँ अभी जो कुछ इस तरह का जो साहित्य आ रहा है, उस वाली अवधारणा के बाद जो अभी की अवधारणा है, चाहे वो स्त्री विमर्श की है, चाहे वो दलित विमर्श की है, उसमें तो ये कहा गया है, दलित विमर्श तो ये कहता है कि मेरा भोगा हुआ यथार्थ आज मैं इसमें रखता हूँ, जिससे समाज को पता चले कि मेरा भोगा हुआ यथार्थ कैसा था। इसीलिए अब देखिए, क्योंकि भोगा हुआ यथार्थ ज्यादातर आत्मकथाओं में आता है और दलित साहित्य में इसीलिए आत्मकथाएं बड़ी मात्रा में लिखी गई है। तो जो अपना भोगा हुआ यथार्थ यदि वो समाज के लिए प्रेरणा बनने के लायक है तो उसको अवश्य साहित्य में आना चाहिए। लेकिन आवश्यक ये है कि वो कैसा है, वो हमारा संघर्ष कैसा है, चाहे वो समाज के लिए प्रेरणादायी है या वो संघर्ष से समाज का एक विरूपता बढ़ती है, विकृति की तरफ तो नहीं ले जाने वाला। जब वो विकृति की तरफ ले जाने वाला है तो निश्चित ही वो साहित्यकार नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो भोगा हुआ यथार्थ या वो दुख या वो संघर्ष समाज को प्रेरणा देने वाले हैं तो वो साहित्य में अवश्य आने चाहिए। मैम, आपकी बहुत सारी किताबें हमारे साथ हैं, थोड़ी सी चर्चा इसमें। मैंने आप अपनी फेवरेट किताब उठाइए तो उसके बारे में हम फिर कुछ सवाल आपसे करेंगे। देखिए, ये जो पुस्तक है साठोत्तर हिंदी नाटक, ये मेरी पहली पुस्तक है। अरे वाह, अच्छा। और ये आज भी एक जी 2001 में प्रकाशित हुई थी और आज
2024 है, 23 वर्ष गुजरने के पश्चात भी आज भी ये मेरी सबसे पसंदीदा पुस्तक है। उसका कारण भी दीजिएगा क्यों? कारण इसके, एक तो इसमें मैंने जितने नाटकों में को लिया, इसमें मिथ की दृष्टि इम्पोर्टेंट है कि 60 के दशक में के बाद आज तक जो नाटककार नाटक में जो पौराणिक विषय ले रहे थे, या आज भी आप देखते हैं कि आज भी बहुत सारे नाटक आपको रामायण महाभारत या हमारे ज्ञान परंपरा के या हमारे भारतीय संदर्भों को लेकर ऐसे बहुत सारे नाटक लिखे जा रहे हैं। अभी पीछे सम्राट अशोक जयप्रकाश सिन्हा का नाटक आया, वो भी हमारी पुरानी परंपरा से लेकर लिखा गया। ऐसे ही कथा एक कंस की उनका एक पुराना नाटक था जिसकी इसमें भी चर्चा है। मोहन राकेश के भी कई ऐसे नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, जो हमारे पौराणिक चरित्रों को विषयों को लेकर लिखे गए हैं। ऐसे बहुत सारे संत ये है, मणिवधकर हैं, शंकर शेष हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, तो ऐसे बहुत सारे नाटककार हैं जो बहुत नाटक के दृष्टिकोण से देखे तो बड़े नाटककार हैं। और लेकिन इन्होंने पौराणिक विषयों को लेकर लिखा है, पौराणिक या मिथ के चरित्रों को लेकर, या जो हमारे कहना चाहिए कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा उसी के आज भी इन्होंने चरित्रों को विषयों को लेकर लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम कहें कि आज भी रामायण पर क्यों लिख रहे हैं, है ना? तो बात ये है कि जो रामायण के चरित्र है, जो पृष्ठभूमि है, इसमें एक मुख्य रूप से एक नाटक लिखा था भक्त प्रहलाद के ऊपर, नरसिंह को उस पे, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कब लिखा, ये आपातकाल की पृष्ठभूमि में वो नाटक लिखा गया था। अब आपातकाल के पृष्ठभूमि में आप हिरण्यकश्यप को प्रहलाद को चरित्र बनाकर नाटक लिखा गया कि हिरण्यकश्यप ने क्या स्थिति पैदा कर दी थी, जैसे आपातकाल लग गया, और उसको तोड़ने के लिए प्रहलाद ने किस तरह से का चरित्र कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो रामायण और महाभारत के या जो हमारे पौराणिक प्रसंग हैं उनको लेकर जो नाटक लिखे जा रहे हैं, वास्तव में वो चरित्र वो है, विषय वह है, लेकिन जो पृष्ठभूमि है, जो परिस्थिति है, जो संघर्ष है, वो आज के बिल्कुल, जैसे कल की अवतार पर एक नाटक है, तो उसके जो संघर्ष है वो बिल्कुल आज के संघर्ष है। हम उन चरित्रों को लेते हैं मुख्य रूप से जो आज के संघर्षों को वाणी प्रदान करते हैं। यदि हम स्त्री वंश की बात करें तो द्रौपदी से बेहतर चरित्र हो नहीं सकता। तो कुछ इस तरह के, क्योंकि जो इनका ये भी मानना है कि पुराने जो चरित्र हैं उनसे वास्तव में हम सब परिचित हैं और उनके प्रति हमारे मन में एक विश्वास भी है। तो उस परिस्थिति में यदि हम उनको दिखाते हैं तो लोगों का विश्वास, क्योंकि उन पर पहले से है, उस कथा को वो जानते भी हैं, तो उससे परिचय कराना जो है वो हमें नहीं पड़ता नए सिरे से, वो जानते भी है। बस उन संदर्भों को भरना है, उन प्रसंगों को उभारना है जिन पर आज जो बहुत महत्वपूर्ण। तो इसलिए भी कि जब ये मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई उसके बाद से लेकर आज तक मैं अनेक स्थानों पर गई, और जैसे मैं शिमला एक बार गई, तो जो उच्च अध्ययन केंद्र है शिमला, तो वहां पर भी मुझे ये अपनी पुस्तक मिली। आगरा भी मुझे मिली। तो मैं बहुत सारे ऐसे स्थानों पर भारत में अलग अलग गई कि मुझे वहाँ के पुस्तकालय में तो मुझे ये पुस्तक मिली ही, वहाँ मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले, ऐसे बहुत सारे शोधार्थी मिले, शिक्षक मिले, जिन्होंने इस पुस्तक को शोध के समय संदर्भ ग्रंथ के रूप में उपयोग किया। तो मतलब मुझे इसलिए भी ये पुस्तक आज भी बहुत प्रिय है कि आज भी मैं कहीं जाती हूँ तो अनेक ऐसे शोधार्थी और शिक्षक मिलते हैं, बल्कि अब तो वो शिक्षक होते हैं जो ये कहते हैं कि आपकी पुस्तक को हमने अपने पीएचडी के समय में पढ़ा, आप नीलम राठी हैं। तो मेरे परिचय इस पुस्तक के माध्यम से अनेक जगह पर हुआ, इसलिए भी मुझे बहुत प्रिय है। बहुत बढ़िया मैम। अच्छा, आपने स्त्री विमर्श छेड़ा अभी, तो मैं थोड़ा सा उस पर बोलना चाहूँगी कि हम आइडियोलॉजिकल वॉर देखते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। लेफ्ट अधिकतर आपको दिखेगा स्त्री विमर्श पर बहुत एग्रेसिव रूप में लिखता है, जितना मैं जानती हूँ, मुझे नहीं पता, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। लेफ्ट हमेशा सीता
के बारे में ये कहता है कि सीता पे बड़ा अत्याचार हुआ और सीता को ही संदर्भ बना के वो स्त्री विमर्श को डिपिक्ट करता है। आप इससे कितना सहमत है? क्या सीता को कमजोर दिखाना चाहिए या स्त्री विमर्श कुछ और है? देखिए, सवाल बहुत थोड़ा सा विवादित भी हो सकता है, लेकिन विवाद सीधे बात करना अच्छा साहित्य का पुराना नाता है। तो देखिए, स्त्री विमर्श की बात करें और स्त्री मुक्ति, 2-3-4 टर्म्स हैं। एक तो जो पाश्चात्य अवधारणा है वो ये कहते हैं कि मतलब जो जहाँ से शुरुआत होती है कि स्त्री होती नहीं है, स्त्री बनाई जाती है। तो अगर हम इस बात को लेकर चले तो पुरुष भी होते नहीं है, पुरुष भी बनाए जाते हैं। परवरिश उनकी इस तरह से होती है। तो ये बात है। और ये भी है कि लेफ्ट के कई एजेंडे हैं जिसमें स्त्री मुक्ति की बात है, या इस पिंजरा तोड़ एक भी अभी आजकल चल रहा है कि आजादी, तो जिसमें कुछ आजादी है तो स्त्री को भी आजादी चाहिए, इस तरह की बात है। तो जहाँ तक सीता की बात है तो दोनों को अलग अलग करते हुए स्त्री विमर्श जो है वो वास्तव में केवल मुक्ति का प्रश्न ही नहीं है, सम्मान का भी तो प्रश्न है, परिवार का भी प्रश्न है। परिवार स्त्री के बिना अधूरा है। अगर स्त्री को केवल स्त्री के प्रति हिंसा अपराध, बताइए, स्त्री के प्रति हिंसा अपराध मानते हैं, वो पूर्व काल से ही समाज ने इस बात को जहाँ हुई भी है उसको सही नहीं माना है। किसी भी समाज में, भारतीय समाज में भी स्त्री के प्रति हिंसा को कहीं भी जो है वो स्वीकार नहीं किया गया। तो स्त्री विमर्श में एक केवल मुक्ति का प्रश्न या जो लेफ्ट का है, तो मैं ये मानती हूँ केवल सीता नहीं, ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे स्त्रियों के प्रति हिंसा भी होती है जिसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, भारतीय एक पूरी परंपरा है जहाँ पर गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं इसी भारतीय समाज में हुई हैं। तो पहले ऐसा मतलब हमें मानना चाहिए कि ऐसा नहीं था कि स्त्रियों के प्रति केवल हिंसा ही थी। स्त्री समाज में मुक्त थी। शकुंतला भी गंधर्व विवाह करती है, ये इसी भारतीय समाज का सच है। और सीता भी स्वयंवर के भी विवाह में स्वयंवर हुआ। और क्योंकि सीता में ये शक्ति थी कि उन्होंने धनुष उठाकर सफाई करते हुए दूसरी जगह रख दिया था, तो इसीलिए राजा जनक ने धनुष तोड़ने की बात की। तो उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है कि मेरी लड़की इतनी योग्य है कि वो धनुष को उठाकर दूसरी जगह रख सकती है, तो कम से कम मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो धनुष तोड़ सकता है। अगर अदरवाइज अगर हम देखें तो राजा जनक ने कोई और जो विवाह संवर का आधार कोई और कुछ क्यों नहीं बनाया? बना सकते थे कि ये वो जो भी कुछ विशेषताएं रख सकते थे, लेकिन उन्होंने धनुष तोड़ने की रखी कि शिव का धनुष है, इसको जो तोड़ सकता है वही मेरा जो है वो दामाद बनेगा या सीता का उसी से विवाह होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी की क्षमता जानते थे और अपनी बेटी की क्षमता के अनुरूप ही वो योग्यवत चाहते थे। तो सीता कमजोर कभी नहीं थी। सीता ने एक सुविधा संपन्न राजघराने में बिना पति के रहना अस्वीकार किया। सीता को वनवास नहीं मिला था, चाहती तो वो राजघराने में राजसी रूप में रह सकती थी अयोध्या में। वो वन जाना स्वीकार करती हैं, ये उनका बहुत बड़ा निर्णय था। उस निर्णय को उनका पति जो राम हैं वो भी अस्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो निर्णय लेने की क्षमता स्त्री को भारतीय साहित्य में सदैव से है, भारतीय समाज में सदैव से है। सीता निर्णय लेती है, चाहे सही या गलत। जब स्वर्ण हिरण के पीछे राम को भेजती हैं, सीता का हठ ही है जो राम को उसके पीछे भेजता है। तो सीता कमजोर कहाँ है? सीता वहां है कि ठीक है, एक बलशाली रावण उनको उठाकर ले जाता है जब वो लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलती हैं।
लेकिन वहां भी अब ये देखिए कि रावण ने कोई भी कदम सीता अस्मिता के खिलाफ नहीं उठाया, उधर अशोक वाटिका में रखा, लेकिन कभी भी रावण ने सीता को मतलब स्पर्श तक नहीं किया। तो क्या सीता रावण के पास तो कई मतलब पत्नियां थी, एक पत्नी बना सकते थे, लेकिन ये सीता का तेज था कि रावण यदि उनको स्पर्श करता तो भस्म हो सकता था। इसीलिए सीता जो है वो वहां पर मतलब सुरक्षित अशोक वाटिका में रही, मतलब मेरा मानना ये है। इसके बाद यदि हम कहें कि लोक लाजवश राम ने सीता को वनवास में भेज दिया, इसके पीछे के दो कारण है। अगर स्त्री मत की दृष्टि से देखें तो एक गर्भवती पत्नी को वन में निकाली गई थी। इसके खिलाफ पूरा भारतीय समाज, आज तक भी देखिए, चाहे मिथिला है चाहे पूरे भारतीय समाज में जितने लोग पब्लिक हैं, वो राम को इस बात की भी कभी क्षमा नहीं करते। वामपंथ की बात नहीं है, पूरे भारतीय समाज की बात है। लेकिन अगर राम की दृष्टि से देखें तो जो आज का राजनीतिक परिदृश्य है, जिसमें राजनेता हजार तरह के भ्रष्ट कारनामे करने के बाद कहते हैं कि ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उसको राम तोड़ते हैं। राम कहते जब राजा हो गया तो उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है, फिर वो राजधर्म है और जो सर्वोपरि है। तो वो आज के इन राजनेताओं के लिए भी एक बड़ा आदर्श है कि आपका व्यक्तिगत जीवन जो है वो छोटा नहीं हो सकता। आपके व्यक्तिगत जीवन को भी आदर्श के रूप में समाज के सामने होना चाहिए। तो एक राम की तरफ से भी ये है, और जहाँ तक सीता की दृष्टि से है तो मैं मानती हूँ कि सीता का चरित्र कहीं से भी कमजोर नहीं है। वो बहुत निर्णय लेने में सक्षम है, वो शारीरिक रूप से सक्षम है जब धनुष उठा के रखती है तो, और ऐसे अनेक वो काम करती हैं। और जहाँ तक अंतिम समय में वो राम को जो है वो क्षमा नहीं करती हैं। लंकुश की परवरिश कैसी करती हैं, इतनी बढ़िया परवरिश करती हैं कि पूरी राम की सेना को हरा सकते हैं उनके दोनों पुत्र। लेकिन जब राम उनको फिर से स्वीकार करने के लिए आते हैं तो माफ नहीं करती, पृथ्वी में समा जाती है। तो वो कहीं से भी निर्णय तब भी वो स्वयं लेती है। मतलब सीता के पूरे जीवन में जितने भी प्रसंग बदले, जितनी भी स्थितियां आई, हर स्थान पर सीता ने स्वयं निर्णय लिया और अपने निर्णय पर ही वो चली अड़िग रही है। तो सीता जो है वो स्त्री विमर्श का कमजोर पात्र नहीं है, वो स्त्री विमर्श का एक आदर्श पात्र है, जो हम सबके समक्ष एक उदाहरण के रूप में है कि आप कोई भी स्थिति हो स्वयं निर्णय लीजिए। और जो निर्णय लेना ही तो आज हम स्त्री विमर्श में कह रहे हैं कि निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए स्त्री को। तो सीता को तो सदा से पूरे अपने जीवन काल में सीता ने सदैव अपना निर्णय खुद लिया। और जो अंतिम निर्णय जिसमें वो पृथ्वी में भूमि में समा गई, उन्होंने अपने आप निर्णय लिया, राम को माफ नहीं किया उन्होंने वहां पर। तो मुझे लगता नहीं है कि स्त्री कोई कमजोर पात्र है। स्त्री विमर्श की दृष्टि से तो सीता जो है वो बहुत मजबूत पात्र है। बहुत सुंदर मैम, थोड़ा अच्छे से आपने समझाया तो मेरी क्लास हो गई कि मुझे भी आगे समझाना हो तो मैं इस तरह से समझाऊं। बहुत सुंदर। अच्छा, मैं आपसे कहूँ, कबीरा खड़ा बाजार में, मीडिया में धर्म का बाजारीकरण, पुस्तक मेले में पुस्तकों का बाजारीकरण, आप कैसे देखते हैं इनको दोनों चीजों? देखिए, मीडिया में जो धर्म का बाजारीकरण है वो वास्तव में मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो आए हर एक मतलब चैनल पर, एक समय ऐसा है कि वो पहले दैनिक भविष्य फल बताते हैं, फिर वो केवल भविष्य फल ही नहीं बताते, उसके उपाय बताते हैं, फिर उपाय बताने के साथ में वो बहुत सारा अपना सामान बेचते हैं, है ना, लक्ष्मी मंत्र लीजिए, ये लीजिए। तो वास्तव में जो इस तरह का जो बाजारीकरण हो गया है, जिसमें वो लोगों को मतलब एक तरीके से कहना चाहिए भविष्य बताने के साथ साथ जो उपाय की बात भी करते हैं तो डराते भी। तो ये जो भय का वातावरण बनाकर फिर जो अपना सामान बेचने की बात करते हैं, ये सामान बेचने का भय का वातावरण बना के करते हैं ना, यही कर्मकांड है। वास्तव में यही जो है वो धर्म को नुकसान पहुंचाता है, धर्म की क्षति करता है।
वो उनको चाहिए कि अगर वो चैनल पे दिखाते भी हैं भविष्य पल, तो साथ में आप चैनल पे तो मीडिया बहुत सारी चीजें ऐसा बाजारीकरण कर रहा है। आजकल गेम्स देखिए, जुआ भी खिलाना शुरू कर दिया है मीडिया ने। उसको जुआ कहना चाहिए, क्योंकि वो गेम कैसे है, आप उस पे अगर पैसा लगा रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अब जिस तरह की गेमिंग आजकल आ गई है मीडिया पर, तो वास्तव में वो तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत बड़ा बाजार है, और वो भी कैसा बाजार है, जुए का बाजार है। तो वो जो गेमिंग, मतलब आपने पूछा नहीं, आपने सिर्फ धर्म से रिलेट किया, लेकिन वो गेमिंग भी बहुत खतरनाक है। वो युवा वर्ग को पथभ्रष्ट करने के लिए काफी है। और जहाँ तक धर्म के बाजार की बात है, तो धर्म को दिखाना चाहिए, लेकिन हर चैनल पर आकर जिस तरह से वो सामान बेचने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि सामान एडवर्टाइजमेंट जैसे बाकी चीजों के चलते हैं, तो इनके भी एडवर्टाइजमेंट चल सकते हैं। एज ए एडवर्टाइजमेंट तो वो दिखाएं, लेकिन वो एज ए कार्यक्रम इस तरह से दिखाते हैं कि आप बिल्कुल जो देख रहा है उसको लगता है कि वो बिल्कुल जो है तो यही सही है, और उसका तो भविष्य बिल्कुल खतरे में पड़ गया है। तो उस तरीके से जो उनकी सेंटिमेंट है, उनकी संवेदना है, उनको इस तरह से कैप्चर करके भय का वातावरण उत्पन्न करके अपने सामान बेचना, ये पूरी तरह से गलत है। और जहाँ तक बुक फेयर की बात है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही बेहतर कार्य है। पुस्तक मेला लगता है, वैसे क्या है, अलग अलग प्रकाशक हैं, सब लोग सब प्रकाशकों के पास तक नहीं पहुंच पाते। जिनको पुस्तकों लेनी है, तो वो एक बुक फेयर में एक जगह उनको बहुत सारे प्रकाशक मिल जाते हैं, और वो देखकर, क्योंकि अगर सूची में पहुंचे तो सूची में पता नहीं चलता कि किताब के अंदर का मटेरियल क्या है। ये किताब है, ये किताब का नाम मान लीजिए, ये जितनी मेरी किताबें हैं, किसी की भी किताबें हैं, उनकी एक सूची सबके पास अगर पहुंच रही है, तो उससे नहीं पता चलेगा कि अंदर का इसमें वस्तु क्या है। तो जो बुक फेयर में जाते हैं छात्र, शोधार्थी, या जो भी पुस्तक खरीदने का इच्छुक है, पढ़ने का इच्छुक है, तो बुक फेयर में उसको वो विकल्प मिलते हैं, पुस्तकें मिलती हैं। वो पुस्तक को उठा सकता है, खोल सकता है, देखकर अंदर की विषय वस्तु का अंदाजा लगा सकता है, और फिर वो पुस्तक खरीद सकता है। तो मुझे लगता है कि बुक फेयर, पुस्तक जो मेला है, वो उनके लिए वो बाजारीकरण ना होकर के एक ही स्थान पर बहुत सारे प्रकाशकों और उनकी पुस्तकों का विकल्प उपलब्ध कराता है। बहुत बढ़िया मैम, मैं आपसे आखिरी सवाल अब लूंगी। वो ये है कि एक दूरदर्शन का समय था, दूरदर्शन और आकाशवाणी का एक समय था, उसमें हिंदी भाषा का एक बहुत सुंदर स्तर हम देखते थे, और अच्छी अब तो अच्छी हिंदी बोलना पड़ता है, क्योंकि हिंदी के साथ बड़ा अन्याय भी हुआ है। तो अब की जो मीडिया में हिंदी है, तो एक वो माइंडसेट में युवाओं का देखती हूँ कि अगर बहुत युवाओं का ही नहीं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या कहीं भी आप देखेंगे, तो हिंदी के साथ ये भेद होता है कि अच्छी हिंदी, ये मैं सवाल सभी साहित्यकारों से इसलिए पूछना चाहती हूँ कि मुझे अलग अलग जवाब मिले, और एक अवेयरनेस के, एक जागरूकता के तौर पर जवाब मिले कि ये सही कह रही हूँ मैं कि नहीं कह रही हूँ। अच्छी हिंदी को कहना कितना सही है, क्योंकि जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं, तो अंग्रेजी में तो अच्छी, ये तो कोई बोलता नहीं है कि आप डिफ़िकल्ट इंग्लिश लिखिए या आप डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं लिखिए। तो इंग्लिश का जो वो अपनापन है, वो तो सब लोग अपना चुके हैं, लेकिन हिंदी में अक्सर ये चीज़ होती है कि अगर तुम हिंदी पढ़ा रहे हो तो बहुत अच्छी हिंदी मत पढ़ाओ। मीडिया में खासतौर से हम पत्रकारिता के हिसाब से आपसे बात कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग, सोशल मीडिया, डिजिटलाइजेशन होने के बाद मीडिया में आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश देखते हैं, मतलब कि अंग्रेजी के शब्द हैं देवनागरी लिपि में काफ़ी सारे लिखे गए। नहीं, यहाँ मैं आपसे थोड़ी सी सहमत नहीं हूँ। अब उससे भी आगे स्टेज बढ़ गई है। अब वो केवल इंग्लिश के शब्द देवनागरी में नहीं लिखे जाते, अब इंग्लिश के शब्द रोमन लिपि में भी लिखे आने लगे हैं। और ये मैं मानती हूँ कि ये युवा वर्ग ऐसा चाहता हो, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में उन पत्रकारों की, उन संवाददाताओं की, या उन एंकर्स की जो टेलीविजन पर विभिन्न चैनलों में जो प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, ये उनकी अपनी सीमा है। उनको खुद हिंदी नहीं आती है, इसलिए वो हिंदी का ऐसा प्रयोग करते हैं। पाठक ऐसा चाहते हो, ऐसा नहीं है। अब देखिए, कई बार जब बहुत फिल्मों में बहुत जो दोयम दर्जे की फिल्में आती हैं, लोग कहते हैं कि ये तो गाने आजकल युवा वर्ग ऐसा ही चाह रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप पिछले कितनी सारी फिल्मों की रिकॉर्ड लिस्ट देख लीजिए, जो फिल्में
टिकट खिड़की पर, जिसको हम कहते हैं, जो टिकट खिड़की पर बहुत हिट हुई हो फिल्में, वो कौन सी फिल्में हैं? वो वही फिल्में हैं जो भारतीय संस्कृति को दिखा रही हैं। वो वही फिल्में हैं जिनमें अच्छे पारिवारिक मूल्य हैं। अब पूरी लिस्ट देखिए, जितनी भी जो टिकट खिड़की पर जो हिट और बहुत हिट हुई हैं फिल्में, वो वही फिल्में हैं जो मूल्यों को दर्शाती हैं। अब जो है डायरेक्टर है या जो प्रोड्यूसर है, उसकी अपनी सीमाएं हैं कि वो रिसर्च कम करता है, वो चीजें कम अच्छी नहीं दिखा पा रहा है, या जो उसने अभिनेता लिए वो बहुत अच्छा अपना अभिनय नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए वो दर्शकों का हवाला देकर अपनी बेकार चीज को परोसने लगे, तो उसमें वास्तव में दर्शकों की गलती नहीं है, उसको अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा है। आज भी आप देखिए, रामायण पर कितने सीरियल आए, लेकिन सबसे अधिक पॉपुलर कौन हुआ? जिसने बहुत अच्छा काम किया था, बेहतर शोध था उसमें, भाषा का देखिए लालित्य कितना बढ़िया था। तो भाषा है, जहाँ अलंकरण है, जहाँ पे उसका लालित्य है, मतलब जहाँ वास्तव में काम अच्छा होगा, दर्शक उसी को अधिक तरजीह देंगे। लेकिन अपनी कमी को छिपाने के लिए हम कहते हैं कि युवा वर्ग तो यही चाह रहा है। उसके बाद कितने सीरियल आए, अभी रामायण पर एक और फिल्म आई ना, जो बहुत क्रिटिसाइज हुई, मनोज मुंशी की, तो उसमें कमी किसकी है? दर्शक ऐसी चाहते थे क्या? दर्शकों ने तो नकार दिया, दर्शक ऐसी नहीं चाहते। दर्शक अच्छा ही सामान पसंद करते हैं। आज भी अच्छी चीजों की वैल्यू है, और ऐसा ही भाषा के लिए साथ मीडिया में भी है कि अच्छी भाषा, अच्छी हिंदी, जिसे आपने अभी कहा, वास्तव में अच्छी हिंदी ही दर्शक देखना और सुनना चाहते हैं। लेकिन पत्रकारों की, मीडिया कर्मियों की खुद की कमी है कि उनकी अपनी सीमा है, कि उनको खुद व्याकरणिक शुद्धता नहीं है। कितनी बार तो वाक्य विन्यास गलत लिखे आ जाते हैं, कई बार शब्दों में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं, हिंदी में भी वर्तने की अशुद्धि आती है। तो वो किसकी कमी है? वो वास्तव में क्योंकि हम 24 घंटे, हमें मीडिया पर कुछ ना कुछ दिखाना है, और जब 24 घंटे दिखाना है तो उसके लिए हमें बहुत अधिक तैयारी की आवश्यकता है, और वो तैयारी की कमी के कारण ऐसी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, और नाम जो है वो युवा वर्ग और दर्शकों को बदनाम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि दूरदर्शन, हाँ, जो आपने सही कहा कि व्यूअरशिप दूरदर्शन के समय पर भी थी, दूरदर्शन की भाषा का स्तर बहुत अच्छा, दूरदर्शन के समय पर तब 24 घंटे एकदम वही चीजें नहीं दिखाई जाती थी, अलग समय था, और उसके लिए प्रॉपर तैयारी करते थे। अब क्या है, वो 24 घंटे दिखाने के लिए और एक चैनल को दूसरे चैनल से ज्यादा टीआरपी लेने की होड़ में अब काम बहुत कम कर रहे हैं। आप उसको सनसनीखेज बना रहे हैं, आप भाषा का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, है ना? तो उससे क्या है, वो सनसनीखेज बनाने के कारण आप देखिए कि जो वार्ताएं वगैरह आती हैं चैनल पे, उसमें क्या है, वो एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। उसमें कंटेंट कितना निकलता है उतनी देर में? आधे घंटे का अगर प्रोग्राम है तो आधे घंटे में वो कंटेंट कितना दे पा रहे हैं? कुछ कंटेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो, और भाषा का या लड़ने का जो स्तर है वो और अधिक गिरता जा रहा है। और कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने बताया, जो भिन्न भिन्न चैनल पर जाते हैं एज ए अपनी पार्टी के प्रवक्ता के नाते, या विषय को रखने के लिए, पत्रकार भी, वो कहते हैं कि चैनल वाले हमें, जब हम सीधा बोल रहे होते तो चैनल वाले कहते हैं कि कुछ मसाले की तरह कुछ तड़क भड़क कीजिए ताकि वो टीआरपी बढ़े, झगड़ा दिखे। तो मीडिया का उद्देश्य वो टीआरपी बढ़ाने के लिए जिस तरह से झगड़ा और जिस तरह की चीजें जो स्तर वो लाता जा रहा है, तो वास्तव में वो मीडिया और मीडिया कर्मियों की कमी है। वो दर्शक वर्ग को बदनाम करने की केवल बात है। दर्शक वर्ग अच्छा ही देखना चाहता है, अच्छा बोलना चाहता है। अब उसकी सीमा है कि उसको जो चीजें उपलब्ध है उन्हीं में से कुछ सिलेक्ट करेगा। वरना आज भी कुछ अच्छे पत्रकार, आज भी उनकी व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है। जो लगता है कि वो रिसर्च करके कोई प्रोग्राम दे रहे हैं, आज भी वो सबसे अधिक देखे और पसंद किए जाते हैं। तो फिर कभी किसकी है? मीडिया और मीडिया कर्मियों की। दर्शकों को तो बदनाम कर रहे हैं। तो जाते जाते आपको संदेश देना चाहे युवा वर्ग के लिए, जो साहित्य में आना चाहते हैं, लेखनी जैसे कार्य करना चाहते हैं, हाँ, और कुछ अगर पंक्तियां भी सुनने को हमें मिले किसी आपके फेवरेट कवि की, तो उसी के साथ हम इस एपिसोड को अंत करेंगे। देखिए,
युवा वर्ग के लिए तो संदेश यही है कि वो साहित्य को खांचों में बैठकर, मतलब ये साहित्यकारों के लिए भी है, आम दर्शकों के लिए भी है, युवा वर्ग के लिए भी मुख्य रूप से है कि वो साहित्य को खांचे में बांट कर ना देखें। ये दलित साहित्य है, ये स्त्री साहित्य है, ये अल्पसंख्यक साहित्य है। वास्तव में साहित्य साहित्य होता है। अगर किसी की भी वो चरित्र किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, वो महिला पुरुष कुछ भी हो सकता है। उसके उसमें हमें ये देखना चाहिए कि उसमें वैल्यू क्या है, जीवन मूल्य क्या है, उस व्यक्ति के जिसके ऊपर साहित्य लिखा गया उसके चरित्र के संघर्ष क्या है। अभी जब ये बात हो रही थी कि कुछ बच्चों, मतलब अगर बच्चा लड़का है तो उसकी भी समस्याएं हो सकती है, मतलब समस्या अगर है तो समस्या किसी की भी है। तो इसको अलग अलग खांचों में बांटकर, अगर हम स्त्री अध्ययन की बात करें तो स्त्री का जो व्यक्तित्व है, जिस परिस्थिति में वो पलती है, बढ़ती है और जिस परिवार में वो रहती है उसके अनुरूप बनता है। तो परिवार पूरा ही परिवार पूरा है। अगर स्त्री को आजादी चाहिए, पुरुष को भी चाहिए। स्त्री के संघर्ष से तो पुरुष के भी है। बहुत सारी ऐसी, अगर हम, मतलब मैं नौकरी करने जाती हूँ, मैं घर भी देखती हूँ और मैं तो पति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। तो वास्तव में वो कष्ट क्या है, वो दुख क्या है, वो स्थिति क्या है जो साहित्य का अंग बनी है, हमें उस रूप में उसको देखना चाहिए। उसको अलग अलग खांचों में बांट कर नहीं देखना चाहिए। साहित्य को साहित्य की तरह से, जब हम रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं या महाभारत पढ़ते हैं, कौन सा ऐसा पक्ष है जो महाभारत में नहीं है? स्त्री के संघर्ष भी है, पुरुषों के संघर्ष भी है, राज सत्ता के लिए संघर्ष भी है। आज तो हम रामचरितमानस का प्रयोग अखंड पाठ करा रहे हैं क्या कि भाइयों का आपस में जो विवाद था उसमें मुकदमा जीत गए हैं। रामचरितमानस क्या है कि एक भाई दूसरे के लिए राज्य छोड़ रहा है कि पिता ने कह दिया तो हम वनवास को चल दिए, और जब भाई भरत आए हैं तो वो नहीं, मैं राज्य नहीं स्वीकार करूंगा, मैं भाई को लेकर आऊंगा। और आज हम क्या कर रहे हैं? तो इसलिए साहित्य को साहित्य के दृष्टिकोण में उसको अलग अलग खांचों में बांट कर ना करें, ये मेरा मुख्य रूप से संदेश है। और वो साहित्य आज हमें किसी भी रूप में मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि साहित्य वही है जो कहानी लिखी गई है या उपन्यास, उसको हम किस फॉर्म में ला रहे हैं। आजकल नए नए फॉर्म्स बन रहे हैं साहित्य के, और वो नए नए माध्यमों के जरिए हम तक पहुंच रहा है। तो वो नए माध्यमों के अनुरूप लेखन के लिए भी साहित्यकारों को आगे आना होगा। अगर हम अच्छा धारावाहिक की पटकथा लिखेंगे तो हमें अच्छा धारावाहिक टेलीविजन पर मिलेगा। अगर हम अच्छा लिखते हैं तो निश्चित बात है कि कमलेश्वर वहां सक्सेसफुल होते हैं। अगर हम आज भी जितने हमारे साहित्यकार हैं उनसे तो मेरी ये अपील है कि वो मीडिया के लिए लेखन करें, अच्छा लिखें, क्योंकि मीडिया हमारे बड़े वर्ग तक पहुंच रहा है और बड़े वर्ग को अच्छा साहित्य विभिन्न धारावाहिकों के रूप में या विभिन्न कार्यक्रमों के रूप में युवा वर्ग को मिले, जनता को मिले। उसके लिए साहित्यकारों को आगे आकर उन नई विधाओं में भी लिखना होगा। और कोई पंक्ति मैंने आपसे रिक्वेस्ट, हाँ पंक्ति तो आपके अपनी फेवरेट या कुछ भी कुछ? हाँ नहीं मैं समझ गई हूँ। मुझे आज भी दुष्यंत कुमार बहुत पसंद है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो वो जो गंगा है, ये तो पंक्तियां हैं ही मेरी प्रसिद्ध, लेकिन इसके साथ वो गंगा भी शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो, और उसमें ये कूड़ा करकट ना बहे, ये भी एक जो है अपील है दर्शकों से। बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद ये एपिसोड देखने के लिए। भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साहित्य धारा के अलावा जो हमारी बाकी सीरीज है उनको भी जरूर देखें। धन्यवाद सुरभि जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपके चैनल के जरिए सब दर्शकों से मिलकर और भी अच्छा लगा। धन्यवाद।